हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्रूज। दोस्तों, आधुनिक भारत सीरीज़ में हम इस समय बंगाल को पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हमने अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति व बंगाल को पढ़ा। उसमें हमने बंगाल की स्थिति और विशेषताओं को जाना और जाना कि किस प्रकार से बंगाल की अच्छी स्थिति के कारण अंग्रेज़ों की रुचि बंगाल में उत्पन्न होती है और अंग्रेज़ बंगाल पर कब्जा पाने के लिए किस तरह का कदम उठाते हैं। इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल के नवाब। इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे नवाबों के शासनकाल को, उनके शासनकाल में हुई महत्वपूर्ण कार्य और महत्वपूर्ण घटनाओं को। दोस्तों, यह वीडियो यूपीएससी और राज्य स्तरीय सिविल सेवाओं के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, इसके साथ ही सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। डेली करंट अफेयर्स और वीडियो पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमारे दोस्त यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बंगाल के नवाबों की एक लिस्ट को देख लेते हैं। इसमें बंगाल के नवाबों के क्रम को रखा गया है और उनके नाम के आगे उनके शासनकाल को बताया गया है। सबसे पहले बंगाल के नवाब बनते हैं मुर्शीद कुली खां। हमने इन्हें डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। फर्रुखसियर मुग़ल बादशाह होते हैं और उन्हीं के द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। दोस्तों, मुर्शीद कुली खां मुग़ल बादशाह के द्वारा, किसी मुग़ल बादशाह के द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल का नवाब था। इसके बाद कोई भी जो बंगाल के नवाब बनते हैं उनके पद ग्रहण करने में किसी भी मुग़ल बादशाह का कोई रोल नहीं होता है। मुर्शीद कुली खां का जो शासनकाल है 1713 से 1727। इसके बाद सुजाउद्दीन बंगाल का अगला नवाब बनता है 1727 से लेकर 1739। इसके बाद सरफराज खां 1739 से 1740 अल्पकाल के लिए। इसके बाद अलीवर्दी खां जो कि बिहार का एक नायब सूबेदार होता है, बाद में बंगाल का नवाब बनता है 1740 से 1756। इसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है 1756 से लेकर 1757 प्लासी युद्ध तक। दोस्तों, मुर्शीद कुली खान से लेकर के सिराजुद्दौला तक के जो नवाब होते हैं यह सभी स्वतंत्र और स्वायत्त शासक होते हैं। इसके बाद जो भी नवाब बंगाल के बनते हैं वह सभी ब्रिटिश काल के नवाब होते हैं, यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन नवाब होते हैं। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफ़र। याद रखेंगे, मीर जाफ़र 2 बार बंगाल का नवाब बनता है, 1757 से 1760 और 1763 से 1765। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बनता है 1760 से 1763। मीर कासिम के बाद पुनः मीर जाफ़र और इसके बाद निजामुद्दौला बनता है 1765 से 1766। इसके बाद सैफुद्दौला बनता है 1766 से 1770 और सबसे अंत में मुबारकुद्दौला 1770 से 1775। तो इस प्रकार से हमने बंगाल के नवाबों के क्रम को देखा। मुर्शीद कुली खां से प्रारंभ होते हुए अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम और इसके बाद सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला। तो इस प्रकार से यह बंगाल के नवाबों का क्रम है। तो अब हम इसे एक साथ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बंगाल का नवाब बनता है मुर्शीद कुली खां। हमने डिस्कस किया था कि बादशाह औरंगजेब के द्वारा इसे बंगाल का दीवान बनाया जाता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि औरंगजेब बंगाल में 2 अधिकारियों के द्वारा शासन करते हैं, एक सूबेदार जो कि अजीमुशान था और एक दीवान यानी कि वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो कि मुर्शीद कुली खान था। लेकिन 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा 2 बड़े कार्य किए जाते हैं। पहला है मुर्शीद कुली खान जो कि उस समय बंगाल का दीवान था, इसे बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया जाता है फर्रुखसियर के द्वारा। इसे हमने डिस्कस किया था। इसके साथ ही मुर्शीद कुली खान वास्तविक और स्वतंत्र शासक बंगाल का बन जाता है, लेकिन तब भी सम्मान स्वरूप मुग़ल दरबार में यह राजस्व को भेजा करता था। बिल्कुल याद रखेंगे, मुर्शीद कुली खां सम्मान स्वरूप मुग़ल दरबार में राजस्व भेजा करता था, यद्यपि कि वह वास्तविक और स्वतंत्र शासक बन चुका था। इसके साथ ही फर्रुखसियर द्वारा जो दूसरा बड़ा काम किया गया था वह 1717 में ही शाही फरमान कंपनी के लिए जारी किया गया था। कंपनी को व्यापार हेतु छूट प्रदान की गई थी।
हमने डिस्कस किया था कि शाही फरमान में 3,000 रुपये वार्षिक कर पर बंगाल में मुक्त व्यापार, 10,000 रुपये के वार्षिक कर पर सूरत में मुक्त व्यापार, और तीसरा क्या था कि मुंबई में जो सिक्के अंग्रेज ढालते थे वह मुगल शासन में वैध थे, यानी कि उनके चलन को प्रचलित कर दिया गया था। तो यह 3 मुख्य बातें थीं। दोस्तों, जो 3,000 और 10,000 रुपये की बात थी वार्षिक कर की, उसे हम दस्तक कहते हैं। इसी दस्तक या पास के द्वारा अंग्रेज बंगाल और सूरत में मुक्त व्यापार करते थे। लेकिन क्या होता है, कालांतर में अंग्रेज इसी दस्तक का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। किस प्रकार से करते हैं, तो यह 2 प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। कंपनी के जो अधिकारी होते हैं वह भ्रष्टाचार के द्वारा अपना निजी व्यापार प्रारंभ कर देते हैं और दस्तक का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि अधिकारी अपने लिए कंपनी से निजी सामान मंगवाते थे और उसे बाजार में बेच करके अधिक से अधिक धन अर्जित करते थे और दस्तक के द्वारा छूट प्राप्त कर लेते थे। इसके साथ ही कंपनी के अधिकारी भारतीय व्यापारियों को दस्तक दे करके उन्हें व्यापार में छूट मुहैया कराते थे और उनसे कुछ पैसे वसूलते थे। तो इस कारण से दस्तक का दुरुपयोग काफ़ी बड़े स्तर पर प्रारंभ हो गया था और कंपनी के अधिकारी, कंपनी घाटे में जाने लगी थी और कंपनी के जो अधिकारी थे वह समृद्ध होते चले जा रहे थे और भारतीय व्यापारियों को भी यह दस्तक का लाभ दे रहे थे। दोस्तों, मुर्शीद कुली खां जिस राजस्व को सम्मान स्वरूप मुगल दरबार में भेजता था, उसके बाद के जो नवाब थे शुजाउद्दीन और सरफराज खां, यह भी राजस्व को देते हैं मुगल दरबार में। लेकिन इसके बाद जो अली वर्दी खां आता है वह मुगल दरबार में इस राजस्व को देना बंद कर देता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखेंगे, आगे भी हम इसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, दस्तक के दुरुपयोग की जानकारी नवाबों को थी, यानी कि कंपनी के जो अधिकारी थे वह निजी व्यापार और भारतीयों को व्यापार में छूट मुहैया कराते थे। इसकी जानकारी बंगाल के नवाबों को तो थी, लेकिन इसका विरोध मुर्शीद कुली खां से लेकर अली वर्दी खां तक कोई नहीं किया। अली वर्दी खां विरोध करता है, लेकिन इसका विरोध उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता है। लेकिन इसके बाद जो सिराजुद्दौला आता है बंगाल का अगला नवाब, वह दस्तक का कड़ा विरोध करता है। लेकिन मुर्शीद कुली खां से लेकर के अली वर्दी खां तक दस्तक के दुरुपयोग का, अंग्रेज़ों के दस्तक के दुरुपयोग का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। अब हम मुर्शीद कुली खां जो बंगाल का नवाब था, इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। तो मुर्शीद कुली खां बंगाल को एक सशक्त शासन प्रदान करता है। इसके साथ ही बंगाल में कृषि में सुधार करता है और इसके लिए इजारेदारी प्रथा और तकाबी ऋण की व्यवस्था प्रारंभ करता है। दोस्तों, इजारेदारी प्रथा एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रचलन था। इसमें क्या होता था कि किसी भूमि को 5 वर्षीय ठेके पर दे दिया जाता था। यह ठेका बोली के आधार पर दिया जाता था, जो जितना अधिक बोली लगाता था और उसमें जो विजयी होता था, यानी कि अधिक बोली लगाने वाले को भूमि सौंप दी जाती थी 5 वर्ष के लिए। लेकिन क्या हुआ कि इस योजना से जो शासन था उसको काफ़ी ज़्यादा घाटा होने लगा था, इसलिए इसको 1 वर्षीय ठेके में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन यह उससे भी ज़्यादा असफल रहा, क्योंकि 1 वर्षीय ठेके में जो ज़मींदार होता था वह भूमि से अधिक उपजा अन्न उत्पादन करता था, लेकिन भूमि के सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाता था। इस कारण से इजारेदारी प्रथा 1 वर्षीय जो ठेका था वह भी काफ़ी ज़्यादा असफल रहा। फिर भी कृषि में सुधार के लिए मुर्शीद कुली खां के द्वारा इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की गई। इसके साथ ही किसानों को तकाबी ऋण दिया जाता था। तकाबी ऋण क्या होता है, तो किसानों को अन्न उपजाने के लिए दिया जाने वाला एक प्रकार का अग्रिम कर्ज था। यानी कि किसानों को पैसे दे करके और उनसे उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था कि आप अपने भूमि पर अन्न उत्पादित करें और जब अन्न उत्पादन होगा तो आप राजस्व के माध्यम से इस ऋण को चुका देंगे। तो यह तकाबी ऋण था। अगला इसका महत्वपूर्ण कार्य था कि जो छोटे जमींदारों की छोटी छोटी भूमि थी, इसे यह खालसा यानी कि शासन की सरकारी भूमि में परिवर्तित करा देता है और इससे क्या होता है कि बड़े स्तर पर खेती होती है और राज्य को आय की प्राप्ति होती है, अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त होता है। इसके साथ ही मुर्शीद कुली खां ने कर व्यवस्था को दुरुस्त किया और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है
राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करना, यानी कि जब मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बना था तब उसकी राजधानी ढाका थी, लेकिन यह अपनी राजधानी को परिवर्तित करता है और मुर्शिदाबाद को अपनी नई राजधानी बनाता है। मुर्शिद कुली खां के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप बंगाल आर्थिक रूप से समृद्ध होता चला जाता है। दोस्तों, मुर्शिद कुली खां के बाद इसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का अगला नवाब बनता है। यह भी मुग़ल दरबार में मुर्शिद कुली खां की तरह ही राजस्व देता रहता है और शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां अगला नवाब बनता है और यह भी मुग़ल दरबार में राजस्व देता रहता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। इसके बाद क्या होता है कि बिहार का एक नायब सूबेदार होता है जो सरफराज खां के खिलाफ युद्ध छेड़ता है और बंगाल का अगला नवाब बनना चाहता है। यह था अलीवर्दी खां। इसने 1740 में गिरिया नामक स्थान पर सरफराज खां से युद्ध किया, इसलिए इसे गिरिया का युद्ध कहते हैं, जिसमें अलीवर्दी खां विजयी होता है और यह बंगाल का अगला यानी कि चौथा नवाब बन जाता है। दोस्तों, अलीवर्दी खां दस्तक का विरोध तो करता है। दस्तक यानी कि जो पास, जो कि शाही फरमान से अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार के लिए मिला था, इसका विरोध तो करता है, लेकिन इसका विरोध उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता है, इसलिए अंग्रेज़ों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ ही मुग़लों को राजस्व देना बंद कर देता है। हमने डिस्कस किया कि शुजाउद्दीन, सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां यह सभी मुग़ल दरबार में राजस्व देते हैं, लेकिन अलीवर्दी खां अपने शासनकाल में मुग़लों को राजस्व देना बंद कर देता है। इसके साथ ही अलीवर्दी खां के शासनकाल को भारत के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अलीवर्दी खां के समय तक आते आते बंगाल आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हो चुका था और इसी कारण से बंगाल को अलीवर्दी खां के शासनकाल में भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। अलीवर्दी खां के बाद अलीवर्दी खां का ही दामाद सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बनता है। सिराजुद्दौला के शासनकाल को कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। इसी के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना होती है। अलीनगर की संधि, जिसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और हमने कहा था कि अलीनगर की संधि को हम बंगाल के नवाब वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम इसे आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही सिराजुद्दौला का जो काल है, यह षड्यंत्र काल के रूप में भी जाना जाता है। अभी हम इसे आगे सभी घटनाओं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिराजुद्दौला के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, सिराजुद्दौला ने दस्तक का पुरजोर विरोध किया, इसलिए अंग्रेज़ों के साथ सिराजुद्दौला के संबंध खराब होते चले गए, क्योंकि दस्तक के द्वारा जो कंपनी के अधिकारी थे वह अधिक से अधिक धन कमा रहे थे, लेकिन सिराजुद्दौला दस्तक का विरोध करता है और अंग्रेज़ों के साथ इसके संबंध खराब हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सिराजुद्दौला के समय बंगाल की स्थिति को हम डिस्कस करते हैं। तो चंद्रनगर का एक क्षेत्र होता है जिस पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहता है और अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम पर, जो कि बंगाल में ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम है, यहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार रहता है। और आपको ध्यान होगा, सिराजुद्दौला का जो शासनकाल है 1756 से लेकर 1757, इस बीच फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य कर्नाटक का युद्ध चल रहा होता है। ऐसे में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं और इन्हें भय रहता है कि यह कभी भी एक दूसरे के क्षेत्र में आक्रमण कर सकते हैं। ऐसे में जो फ्रांसीसी होते हैं और अंग्रेज़ होते हैं, अपने अपने क्षेत्र की किलेबंदी प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला और इसके द्वारा किलेबंदी को रोकने का आदेश जारी किया जाता है। आगे क्या होता है कि जो फ्रांसीसी होते हैं नवाब के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन अंग्रेज इस आदेश को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी किलेबंदी जारी रखते हैं। नवाब सिराजुद्दौला इससे काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होता है और जून 1756 में फोर्ट विलियम कलकत्ता पर हमला कर देता है। दोस्तों, फोर्ट विलियम पर नवाब का जब हमला होता है 1756 में, इस समय क्लाइव और वॉटसन, जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, यह सभी कर्नाटक यानी कि दक्षिण में बिजी थे, जिस कारण से नवाब को फोर्ट विलियम पर कब्जा करने में आसानी होती है और जून 1756 में नवाब का कब्जा फोर्ट विलियम पर हो जाता है। इसी बीच दोस्तों, एक ब्लैक होल की घटना होती है
जॉन हॉलवेल ने अपनी रचना में इसका वर्णन किया है। यह घटना कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, इस पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। बस हमें यह जानना है कि ब्लैक होल की घटना की चर्चा जॉन हॉलवेल ने अपनी रचना में की थी। उन्होंने बताया था कि 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने 14x18 के एक कमरे में 146 अंग्रेज नागरिकों को कैद कर दिया था और 23 जून को जब उस कमरे को खोला गया तो उसमें से मात्र 23 अंग्रेज नागरिक जीवित बचे थे। इसी घटना को ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनवरी 1757 में जब क्लाइव और वाटसन कलकत्ता लौटते हैं तो यह पुनः, जो कि फोर्ट विलियम जिस पर नवाब का पहले से अधिकार होता है, इसे अपने कब्जे में कर लेते हैं। यानी कि क्लाइव और वाटसन पुनः फोर्ट विलियम पर अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं। दोस्तों, क्लाइव और वाटसन जब फोर्ट विलियम पर कब्जा करते हैं उस समय उस स्थान पर नवाब का कब्जा होता है, लेकिन जब अंग्रेज उस स्थान पर कब्जा अपना स्थापित करते हैं तो नवाब और अंग्रेज़ों के बीच अब युद्ध एकदम अवश्यंभावी हो जाता है। यानी कि अब इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। फिर भी इसे रोकने के लिए एक प्रयास किया जाता है। फरवरी 1757 में एक संधि की जाती है क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसे कहते हैं अलीनगर की संधि। इस संधि में अंग्रेज़ों को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति पुनः मिल जाती है। इसके साथ ही इसमें होता है कि अंग्रेज़ों के सिक्के बंगाल में वैध होंगे, चलेंगे, और इसमें एक संधि की जाती है, समझौता, कि कोई भी किसी के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगा। यानी कि कोई भी किसी के क्षेत्र में आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, देख रहे हैं आप, इस संधि की जो शर्तें हैं यह ज़्यादातर अंग्रेज़ों के पक्ष में हैं। ऐसे में जो यह संधि था यह नवाब के लिए एक अपमानजनक संधि था। लेकिन अंग्रेज भी इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। वह चाहते थे कि बंगाल में पहले से ही फ्रांसीसी और डच मौजूद थे। यह अंग्रेज चाहते थे कि डच और फ्रांसीसियों को भी बंगाल से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसे में इस संधि से अंग्रेज भी खुश नहीं थे। फिर भी अलीनगर की संधि होती है। दोस्तों, सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब रहता है, 1757 के बाद यानी कि अलीनगर की संधि के बाद सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो जाता है। उसे लगता है कि एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी उसके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी, उसका ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएगी, वह कभी भी उस कंपनी को हरा सकता है, यहाँ से बाहर निकाल सकता है। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे चुप नहीं बैठते हैं। जो इनका अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव होता है वह सिराजुद्दौला के लिए धीरे धीरे षड्यंत्र बनाना प्रारंभ करता है और फरवरी 1757 से लेकर प्लासी के युद्ध यानी कि 20 जून 1757 तक क्लाइव षड्यंत्र रचता है सिराजुद्दौला के खिलाफ। दोस्तों, यह षड्यंत्र किस प्रकार का होता है देखते हैं। दोस्तों, कोई भी नवाब तभी तक अपने पद पर आसीन रहता है जब तक उसे सेना का समर्थन प्राप्त हो, उस राज्य के व्यापारी उसके साथ हों, साथ ही परिवार का नवाब को साथ मिले और जो कुलीन वर्ग हो वह भी अपने नवाब का समर्थन करे। लेकिन क्लाइव क्या करता है, सिराजुद्दौला के जो सेनापति होते हैं मीर जाफ़र, क्लाइव इसे अपनी ओर मिला लेता है। इसके साथ ही जो राज्य के बड़े व्यापारी अमीचंद हैं इन्हें भी अपनी ओर मिला लेता है और परिवार में फूट डालकर घसीटा बेगम को भी अपनी ओर कर लेता है और राय दुर्लभ जैसे बड़े कुलीन वर्ग के लोगों को भी अपनी ओर कर लेता है। इस प्रकार से क्लाइव सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और एक बेहतरीन फील्डिंग को सजाता है। अब देरी रहती है कि किसी तरीके से सिराजुद्दौला को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। यानी कि अब क्लाइव का उद्देश्य युद्ध को भड़काना होता है और उसे कोई तात्कालिक कारण की आवश्यकता होती है। इसी बीच क्लाइव क्या करता है, जून 1757 में चंद्रनगर पर हमला कर देता है। दोस्तों, चंद्रनगर पर अभी हमने डिस्कस किया, फ्रांसीसियों का क्षेत्र है यह, और अलीनगर की संधि में कहा गया था कि कोई किसी के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेगा, अतिक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही क्लाइव के द्वारा चंद्रनगर यानी कि फ्रांसीसियों के क्षेत्र पर हमला किया जाता है, उसी समय अलीनगर की संधि टूट जाती है। ऐसे में
नवाब को जब यह पता चलता है तो नवाब सिराजुद्दौला आग बबूला हो जाता है और युद्ध की घोषणा अंग्रेज़ों के खिलाफ कर देता है। 23 जून 1757 को प्लासी में युद्ध होता है और यह युद्ध में अंग्रेज और सिराजुद्दौला एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अगले वीडियो में हम प्लासी के युद्ध की चर्चा करेंगे। इसके लिए सामान्य जानकारी को डिस्कस करेंगे, इसके कारण, इसके महत्व और अन्य चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आधुनिक भारत की यह सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।